कर दिए सभी सबमिट ना? ठीक, गुड। चलो, क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग? तुर्क आक्रमण, है ना? हमने अभी तक पढ़ा इस्लाम का उदय, और इस्लाम के उदय के बाद में अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण हमने पढ़ा। अरब एवं तुर्कों का आक्रमण, तुर्क आक्रमण, जिसमें हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? इस्लाम का उदय वाली बात में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने? देखो, ये पीएससी है, ये कहीं से भी खोद करके क्वेश्चन कभी भी निकाल लेता है ना? तो हम जो है कुछ बेसिक फैक्ट्स पर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? जजिया कर वाला लिस्ट, ये सारे चीज जो अब तक पढ़ चुके हो, बार बार उनको रिविजन करते रहा करो। सबसे पहले हम लोगों ने अरब में देखा था किसका नाम? मोहम्मद बिन कासिम का नाम। फिर तुर्क आक्रमण हम लोग देख रहे थे, और तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में हमने क्या देखा कि ये वास्तव में तुर्क क्षेत्र के क्या है? बर्बर जनजाति ही थे। बाद में इस्लाम इन्होंने ग्रहण किया, इसलिए इनको अलग से कई बार एग्जाम में पूछता है कि पहला मुसलमान कौन था भारत में आक्रमण करने वाला? क्या बताओगे? मोहम्मद बिन कासिम। और पहला तुर्क मुसलमान कौन था आक्रमण करने वाला? सुबुद्दीन का नाम आप बताएंगे। लेकिन बाद में भारत में अंदर तक प्रवेश किया था किसने? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने जो है आक्रमण किया, और महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद में हमने देखा उसने कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण। कल वो पूरा स्थिति हमने देख लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया तो उसके पश्चात भारत की क्या स्थिति थी? भारत की संस्कृति का इस्लाम पर क्या प्रभाव पड़ा, और इस्लामिक संस्कृति का भारतीयों में क्या प्रभाव पड़ा, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक वैसे ही, जिसमें जजिया कर एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, मैंने आपको बताया था, ठीक वैसे ही आपको ध्यान में रखना है, जब महमूद गजनवी भारत आया तो उसके साथ आए थे 4 प्रसिद्ध लोग। कौन कौन थे वो 4 लोग? अल-बरूनी, उद्बी, बैहाकी, फिरदौसी। और जैसे ही हम ये 4 नाम लेते हैं हमें तुरंत रिवाइज होना चाहिए। अल-बरूनी क्या लिखा था उन्होंने? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। दूसरा, बैहाकी ने क्या लिखा था भाई? किताबुल, बैहाकी ने सीक्वेंस क्या चेंज किया? दिमाग घूम गया तुम्हारा? बैहाकी ने क्या लिखा था? तारीख ए सुबुद्दीन। ठीक है बात? इसके बाद बताओ उद्बी ने क्या लिखा था? किताबुल यामिनी। शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने। शाहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है। ठीक है बात? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, जिस समय गजनी का आक्रमण हुआ, अब ये बात 1027 तक के लगभग हम लोग कल की क्लास में पहुंच चुके थे। जैसे ही भारत में इस्लाम का प्रवेश वाली बात जब आती है तो सीधे लोगों का ध्यान जाता है 1191 मोहम्मद गुरी का आक्रमण। लेकिन आप अभी तक की क्लास में समझ चुके हो कि 1191 से पहले भी, 1191 के पहले भी भारत में इस्लामी संस्कृति का, इस्लामी व्यापार का या इस्लामी आक्रमणकारियों का अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ चुका है। अब भारत की इस समय तक स्थिति क्या थी? एक बार फिर से हम लोग दोबारा से आरंभ करेंगे इसी बात को लेकर के कि भारत की मूल स्थिति क्या है। भारत की स्थिति को जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये आक्रमणकारी किस तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। तो लगभग इस काल में जो सबसे यहां पर प्रभावशाली जो शासक हैं उनमें है, गुजरात में एक है सोलंकी वंश, यहां पर सोलंकी है, यहां कहीं पर है चंदेल, ठीक है, इधर में चंदेल लोग हैं। और लगभग यही 10वीं शताब्दी के आसपास एक नए राजवंश का उद्भव हो रहा है जिसका नाम है चौहान। क्या नाम है इनका? चौहान। और ये चौहान धीरे धीरे से अपना विस्तार करते जा रहे हैं। ये चौहान कहां पर है? तो ये अजय मेरू के क्षेत्र में है। मैं अजय मेरू बोलूंगा तो पहचानने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं सीधे लिख देता हूं अजमेर। यदि किसी किताब में कोई अजय मेरू पढ़ लिया तो समझ जाना वो अजमेर की ही बात कर रहा है। अजमेर क्षेत्र से ये इनका आरंभ होता है, और एक वक्त आएगा जब ये दिल्ली तक भी अपना क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। ये भारत की यहां पर की स्थिति अभी बनी हुई है। अभी अभी हमने देखा था कुछ समय पहले की स्थिति, ये तो भारत की या भारत का क्षेत्र हुआ। यहां कहीं से हम लोग देखते हैं ऐसा कुछ पाकिस्तान का क्षेत्र है, और इसी में हम लोग देखते हैं यहां से कुछ अफगानिस्तान का क्षेत्र है कि नहीं? इतना ज्ञान है हमको पहले से ही। हम ये जानते हैं कि यहीं कहीं पर क्या है? हिंदू कुश पर्वत, इधर सुलेमान पर्वत, ये सारी चीजें हैं। हिंदू कुश पर्वत इधर में जो है एक क्षेत्र है जिसका नाम है गोमल दर्रा। क्या ये? गोमल दर्रा।
सभी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं सिंधु नदी के सहायक नदी के तौर पर गोमल को, उसी के द्वारा बनाया गया गोमल दर्रा। काबुल के क्षेत्र में काबुल दर्रा, या इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध एक दर्रा है खैबर दर्रा। इन्हीं दर्रों से प्रवेश करके आ रहे हैं कौन? अरबवासी इधर से। अब यहां तक की क्या स्थिति? अच्छा देखो, ये पाकिस्तान जो है, यहां पर ध्यान रखिएगा, एक नदी है दास्क नदी, है ना, यहां पर एक नदी है, क्या नाम है इसका? ये जो दास्क नदी है, इधर का क्षेत्र है अभी वर्तमान का पाकिस्तान, और इधर का क्षेत्र है वर्तमान का ईरान, है ना, ईरान का क्षेत्र। अब प्राचीन काल में यदि हम जाएं तो यहां कहीं पर ही हमने देखा था कि एक राज्य बना हुआ है, नाम है गजनी, यहीं पर बना था ना गजनी, और यहीं गजनी से जो है आक्रमणकारी आ रहा था, नाम है उसका महमूद गजनवी। सबसे पहले आया था सुबुद्दीन, यही लोग हैं, तुर्क आक्रमणकारी यही लोग हैं। ये जो हमने अरब देखा था वो इराक क्षेत्र का राजा था अल हज्जाज, उसका सेनापति था कौन? मोहम्मद बिन कासिम, उसकी कहानी अलग थी। ये जो गजनी वाला क्षेत्र है, यहां से आ रहा था कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए। इसके आक्रमण का प्रभाव ये रहा कि भाई ये आया, लूटमार किया और चला गया, बहुत यहां पर तबाही मचाए। इसके साथ साथ कुछ जो है विद्वान लोग भी आए, जिनकी कुछ रचनाओं के बारे में हमने देखा। संस्कृति का समागम हो रहा है, लोग एक दूसरे की संस्कृति को भरपूर स्वागत कर रहे हैं, और कुछ सांस्कृतिक टकराव भी हो रहा है। हमने देखा था इससे पहले क्या क्या है, जौहर प्रथा का आना, या पर्दा प्रथा का आना, या बाल विवाह का होना, अंतरजातीय विवाह पर रोक लगना, ऐसे कुछ सांस्कृतिक परस्पर क्या है टकराव भी हो रहे हैं, और कुछ संस्कृतियों का समागम भी हो रहा है। इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि व्यापारियों का भी आगमन हो रहा है, और यहाँ के राजा अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बाहरी व्यापारियों को क्या कर रहे हैं? इनवाइट भी कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस युद्ध वाला जो है, आक्रमणकारी जो आ रहे हैं, उनके साथ है दुश्मनी। कुल मिलाकर के इसको कभी भी आप इस प्रकार से मत सोचिएगा कि मुस्लिम आ रहे हैं, नए क्या है यहां पर धर्म युद्ध होगा, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जैसे अंदर में आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं? युद्ध लड़ रहे हैं, वैसे ही इधर से भी आने वालों के साथ में युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, एक राजा दूसरे राजा के साथ, एक शासक दूसरे शासक के साथ युद्ध लड़ रहा है, बाकी संस्कृतियों का समागम, व्यापार वाणिज्य में उन्नति, ये सब कुछ पैरेलल में चल रहा है। ठीक, इस दौरान एक और विशेष घटना घटती है। धीरे धीरे जब ये गजनी, महमूद गजनबी यहां आक्रमण किया था, ये सारा चीज हुआ, लेकिन एक वक्त आया जब महमूद गजनबी हो गया कमजोर। महमूद गजनबी के जाने के बाद में जो गजनी क्षेत्र है वो होते गया क्या? कमजोर। जब गजनवी क्षेत्र कमजोर होते गया तो भारत में नए राजवंश जो है अब वो धीरे धीरे से फैलने लगे, और धीरे से वो खदेड़ करके, तुर्कों को खदेड़ करके वापस भेजने लगे। इस दौरान तुर्क क्षेत्र में एक और राजवंश जो है यहां पर आता है। देखो ये जो गजनी है, आपको चंद्रगुप्त मौर्य वाला कहानी याद आ रहा है? जब उसने सेल्युकस के साथ में क्या किया था? संधि किया था, हेलेना के साथ, सेल्युकस की पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया था। तो उस समय मैं कुछ 4-5 क्षेत्रों के नाम बताता, 4 क्षेत्र जो मिले थे चंद्रगुप्त मौर्य को, हेरात, पेरिपेनिसदाई, गेड्रोसिया, अराकोसिया, ऐसे कुछ शब्द बोल रहे थे हम लोग, प्राचीन भारत में हमने पढ़ा है। वही एक शब्द आपके दिमाग में आना चाहिए, हेरात। ये क्षेत्र है हेरात का क्षेत्र। ये हेरात का क्षेत्र और ये गजनी का क्षेत्र, इसी बीच में एक नए राजवंश की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है गौर वंश। क्या नाम है इसका? और गौर वंश में एक शासक हुआ जिसका नाम है सुल्तान अलाउद्दीन। ये जो सुल्तान है, क्या नाम बताया मैंने? सुल्तान अलाउद्दीन। ये हो रहा है भयानक ताकतवर, और सुल्तान अलाउद्दीन जो है ये अब गोरियों को जो है यहां से फैला रहा है। एक तरफ गजनी कमजोर होते जा रहे हैं, दूसरे तरफ गौर वंश के लोग अब मजबूती से ऊपर उठते जा रहे हैं। इधर में अभी कोई प्रभाव नहीं है, यहां पर भी छोटे छोटे राजवंश हैं, बढ़िया व्यापार वगैरह चल रहा है। लेकिन 11वीं-12वीं शताब्दी में कुछ विशेष घटना घटित होती है। देखो, भारत के इतिहास हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग एकदम भारत के अंदर ही चिपके रह जाएं तो फिर यही बात आ जाएगी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये हमें समझ से बाहर हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा भारत से बाहर की परिस्थिति को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लोग क्यों आए। क्योंकि जब आप मूल बात को, एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मूल बात को नहीं समझेंगे तो फिर आपके मन में फिर एक बात कौंधते रहेगी, वो पान ठेला वाला इतिहास। मुसलमान थे, हम भारत हिंदुस्तानी थे, हिंदू थे तो मुसलमान थे, हिंदुओं को मानना चाहते थे, आ गए। ऐसी बात नहीं है। अब समझो मूल बात क्या है।
एक तरफ यहां गोर वंश जो है अब क्या होते जा रहा है, प्रभावशाली, ताकतवर, दूसरी तरफ गजनी क्या होते जा रहा है, कमजोर। अब जब ये प्रभावशाली हो रहे हैं तो भाई ये चारों दिशाओं में क्या करने की कोशिश करेंगे, फैलने की कोशिश करेंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, फैलने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, समस्या यह है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में यहां पर ख्वारिज्म शाह जो है अब फैला हुआ है। ख्वारिज्म शाह यहां पर फैला हुआ है, बहुत ताकतवर। और ख्वारिज्म शाह जो है मध्य एशिया से ये ईरान वगैरह के क्षेत्र को, सब क्षेत्र को क्या कर चुका है, जीत चुका है। तो जाहिर सी बात है इतने बड़े ख्वारिज्म शाह से टक्कर लेने की कोशिश गोर वंश के लोग नहीं करेंगे। अब ऑप्शन क्या बचा उनके पास, बताओ। अब यदि उनको विस्तार करना है तो उनको आना पड़ेगा किस ओर, इधर। बस यहां के बारे में बस ये समझ लो कि मध्य एशिया, अरब के क्षेत्र में ख्वारिज्म शाह जो है अभी फैलता जा रहा है, ईरान तक फैला हुआ है, इसलिए गोरवंशी लोगों को अब अंदर की ओर आना पड़ेगा। खैर सुल्तान अलाउद्दीन का काल आया गया। हमारे यहां पर जो हमको ध्यान देना है उस शासक का नाम है, याद रखिएगा, गोरवंश में यहां पर गद्दी पर बैठा, नाम क्या था इसका, सुल्तान गयासुद्दीन। क्या नाम है, गयासुद्दीन। सुल्तान गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा और गयासुद्दीन का एक छोटा भाई है। ठीक है, कौन बैठा गद्दी पर, गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा है और इसका एक भाई है। क्या नाम है इसके भाई का, क्या नाम है भाई, शहाबुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम है, शहाबुद्दीन मोहम्मद। या इसी को, शहाबुद्दीन मोहम्मद को एक और नाम से जानते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद को कहा जाता है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, इस नाम से जानते हैं। और ये वही व्यक्ति है जिसे आप जानते हो मोहम्मद गोरी के नाम से। अब आया आपका वो हीरो जिसको आप पढ़ना चाह रहे थे आज के टॉपिक में। वो कब से तुम लोग यही सोच रहे थे ना, गोर वंश का प्रतापी शासक हुआ, बोला तब वही, तब आ गया सुल्तान अलाउद्दीन। अब कौन है शासक, गयासुद्दीन। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक का हीरो बोलो, विलन बोलो, जो भी हो, वो व्यक्ति कौन है, ये मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी कोई और नहीं, शहाबुद्दीन मोहम्मद या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ही है। ये करेगा भारत की ओर आक्रमण। कैसे और कैसे इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा, देखो समझते चलो बात को। क्या ये गोरवंशी शासक जो है, गजनी के लोग तो कमजोर हो ही चुके हैं, तो इन भाई साहब लोगों ने क्या किया, गयासुद्दीन जो है गोरवंश यहां पर लेकर के बैठा हुआ है। अब गयासुद्दीन इधर तो आक्रमण कर नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत क्षेत्र विस्तार किया। इसके छोटे भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद ने क्या किया, गोरवंश का विस्तार करना चालू किया और गजनी के क्षेत्र को अपने में समाहित कर लिया। और गजनी का राजा बन बैठा कौन, मोहम्मद गोरी। गजनी का शासक अब कौन बन गया, मोहम्मद गोरी। ठीक है बात। तो मोहम्मद गोरी अब जो है ये खुद भी एक सुल्तान है, लेकिन गजनी के क्षेत्र का था, वो गोर क्षेत्र का। एक टाइम ऐसा भी था जब गजनी के जो सुल्तान है वो गोर वंश पर शासन किया करते थे, लेकिन अब बदल गई बात। अब ये स्थिति आ गई है ये 11वीं सदी में आते आते कि मोहम्मद गोरी जो है गजनी को जीत लिया है और यहां पर शासन कर रहा है। ये लोग इधर जा नहीं सकते, तो अब एक नया कदम उठाएगा गोरी। और गोरी जो है धीरे धीरे क्षेत्र विस्तार के लिए वो आगे बढ़ेगा किस ओर, भारत की ओर। और हमारे छोटे भाई पाकिस्तान के क्षेत्र को विजिट करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। यहां पर जो है एक क्षेत्र है, आप पढ़े ही हो, क्या नाम है इसका, मुल्तान। मुल्तान से इधर से गजनी से मुल्तान, मुल्तान होते हुए यहां पर जगह उच्च करके एक जगह है, ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था, उच्च नामक जगह के बारे में। ये उच्च को भी विजिट करता है, उच्च को विजिट करके और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के गुजरात के क्षेत्र में यहां जो सोलंकी वंश है इस तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन यहां पर होता है एक कांड, देखो यहीं पर है क्या हमारा, यहां पर है कौन, अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत में ही हमको पता है यहां पर है माउंट आबू, आबू पर्वत है यहां पर। इसी आबू पर्वत के पास बात है 1178 ईस्वी की,
चूंकि ये सीजीपीएससी है तो यहां पर आपको फैक्ट भी बहुत ज्यादा याद रखने पड़ेंगे जो एग्जाम में आया हुआ एक बात है। देखो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। सबका ध्यान, चूंकि फिर से हमारा ध्यान कहा जाता है सीधे तराइन में, तो हम तुरंत जानते हैं 1191 में, अभी हम पढ़े नहीं वहां तक लेकिन हम सबको थोड़ा सा प्री नॉलेज है कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। फटाक से हम टिक लगा देते हैं। सत्य ये नहीं है। सत्य क्या है, 1178 में यहां सोलंकी वंश के शासक, नाम है इसका भीम द्वितीय या भीमसेन द्वितीय, या इसी को एक और नाम बोलते हैं मूलराज द्वितीय। क्या नाम है इसका, मूलराज द्वितीय बोलो या भीमसेन द्वितीय बोलो। इसने जो है पराजित किया था किसको, मोहम्मद गोरी को। गोरी हारा, जीता कौन, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। ये जीतता है, हारा कौन है, मोहम्मद गोरी। तो गोरी की ये प्रथम पराजय है। कहां पर, ये आबू पर्वत के पास में पराजित किसने किया है, सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने। पराजित हुआ और पराजित होकर के गोरी यहां से वापस चला गया। वापस जा करके वो फिर से एनालिसिस करता है कि भाई यहां पर चल क्या रहा है, इस क्षेत्र में कैसे कैसे शासक है, वो एनालिसिस कर रहा है। जब उधर एनालिसिस कर रहा है तब यहां भारत में क्या चल रहा है। भारत में इसी समय लगभग बात है ये 1177 की, 1177 एडी में 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ चौहान वंश का, पृथ्वीराज चौहान तृतीय बन जाता है। क्या, यहां पर राज्याभिषेक उसका हो जाता है। 11 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक होता है, परंतु मूल रूप से वो 16 वर्ष की आयु में जाकर के अपना कार्यभार संभालता है। तब तक वो संरक्षण में था सेनापतियों के। तो खैर 1177 में उसकी ताजपोशी हो गई, राज्याभिषेक हुआ। बाद में 16 साल की उम्र के बाद से जो है वो संभालता है राज सिंहासन। और जब पृथ्वीराज चौहान यहां का राजा बनता है, लगभग वही चल रहा है, काल वही चल रहा है। जब वो संभालने लगता है तो उसके बाद ये चौहान वंश को जो है विस्तार पे लेकर के जाता है। यहां कन्नौज के क्षेत्र में भी लोगों को पराजित करता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी पराजित करता है। आप यदि सुने होंगे बचपन में एक कहानी, इतिहास में हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, बचपन में कहानी आती है आल्हा-उद्दल की कहानी। वो आल्हा-उद्दल की कहानी इसी पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई है। आल्हा-उद्दल को भी पराजित करता है और क्षेत्र विस्तार करता है। अपना क्षेत्र विस्तार करते करते, संपूर्ण क्षेत्र विस्तार करते करते दिल्ली का क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आ जाता है भाई, चौहान वंश के अंतर्गत आ जाता है। दिल्ली, या उस समय उसको दिल्ली का कहा जाता था। यह दिल्ली भी हो गया किसका, पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान वहां तक कब्जा कर चुका है और इस समय इसका जो प्रबल प्रतिद्वंदी है वो है कन्नौज का जयचंद्र। कौन है, कन्नौज का जयचंद्र। यहां कन्नौज के क्षेत्र में कौन बैठा हुआ है भाई, जयचंद्र बैठा हुआ है। ठीक है, यहां पर जयचंद्र, और इसके साथ में इसकी जो है बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि जयचंद्र भी क्षेत्र विस्तार करना चाहता था लेकिन जीतता कौन था हमेशा, पृथ्वीराज चौहान। और बढ़िया क्षेत्र विस्तार कर लिया, कन्नौज का क्षेत्र विस्तार नहीं हो पाया। चूंकि इसने क्षेत्र विस्तार कर लिया तो आसपास के जो छोटे मोटे जो राजा हैं वो भी अब किसका साथ देने वाले हैं, पृथ्वीराज चौहान का। ये तो पृथ्वीराज चौहान इस तरीके से हरकत कर रहा है। दूसरी तरफ यहां पर मोहम्मद गोरी फिर से आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, मुल्तान पर विजय कर रहा है। वो इस क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सियालकोट के क्षेत्र को जीत रहा है। सियालकोट उसने जीता, ठीक, और सियालकोट पहुंच गए थे। ठीक है, अच्छा हाँ, हरा अभी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो है अब, अरे यार ये तो बड़ा कांड हो गया, ये तो भगवा और हरे वाला कॉम्बिनेशन। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कोई युद्ध नहीं करवा रहा हूं। इस युद्ध का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बोर्ड में जो रंग का प्रयोग किया हूं उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये केवल और केवल क्या है, ये केवल और केवल अचानक से हुआ एक कांड है। केवल दो शासकों के युद्ध के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है, दिल पे नहीं लेना इसको। अभी देखो सियालकोट जो है ये आगे बढ़ा, और कितना बढ़िया रहेगा बीच में अगर व्हाइट रहे तो ना, ऐसे तिरंगा बन जाएगा। सियालकोट की ओर आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए ये पहुंच चुका है कहां, ये पहुंच चुका है, कौन सा क्षेत्र है ये, लाहौर। लाहौर तक पहुंच चुका है। अब देखो दो शासक जिनकी नीति है साम्राज्यवादी नीति,
साम्राज्यवादी नीति लिए हुए एक ही काल में यदि दो शासक होंगे तो आपस में टकराव होगा ही, संघर्ष होगा ही। ये दोनों अलग अलग काल में होते तो बात अलग था। अगर मोहम्मद गोरी के बाद में क्या है, यहां पर ये पृथ्वीराज चौहान का काल आता तो जरूर वो फैलते फैलते इधर पूरा लपेट लेता, लेकिन अब इन दोनों के बीच में होगा टकराव। और इस टकराव का परिणाम क्या निकला देखो, ये जो है धीरे धीरे से यहां तक पहुंच चुका है। यहां दिल्ली भी, मतलब चौहान वंश भी धीरे धीरे फैल रहा है। इससे पहले भी चौहान वंश का तुर्कों के साथ में युद्ध हुआ है, जिसमें चौहानों ने तुर्कों को गाजर मूली की तरह काटा था, बुरी तरह पराजित किया था। लेकिन अब उनका नेता कौन है? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी के साथ इनका जो पहला संघर्ष होने वाला है, इस संघर्ष का नाम क्या है? ये होगा 1191 में, और इसका नाम है तराइन का प्रथम युद्ध। क्या नाम है इसका? तराइन का प्रथम युद्ध। ये वही युद्ध है जिसके बारे में आप हमेशा से पढ़ते चले आए हो। इसी युद्ध का इंतजार कर रहे थे, आज की क्लास में हो गया। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। किसके किसके बीच हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ भाई? गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद रखेंगे तृतीय शब्द को, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इसमें जीते कौन? पृथ्वीराज चौहान। पराजित कौन हुआ? गोरी। अब पृथ्वीराज चौहान ने इसको जो है पराजित किया, गोरी को पराजित करके उधर तबर हिंद वगैरह वाला क्षेत्र में कब्जा कर लिया। और इसको भी जैसे प्राचीन काल में आज तक जैसे क्या है, तुर्कों के आक्रमण होते आए हैं, चौहान उनको पराजित करते आए हैं, वैसे हल्का फुल्का आक्रमण समझ लिया भाई साहब ने। पहले भी तुर्कों को पराजित किया, मैंने बताया आपको। तो वैसे ही ये गोरी भी जो आया, इसको हाँ ठीक है आया, तुर्कों को हम पहले ही पराजित किए थे, अभी पराजित किए, और वैसे ही समझा, गोरी को जीवन दान दे दिया और भेज दिया, चल भाई तू भी साम्राज्य विस्तार चाहता है, मैं भी, तो संघर्ष तो होगा, अब तुम जो है झोला झंडा बांधो, निकलो यहां से। ठीक, गोरी गया वापस। गोरी एक बार और पराजित हुआ था, और वो पूरी प्लानिंग के साथ धीरे धीरे अच्छे से आगे बढ़ा था, सब क्षेत्र को जीतते हुए। इस बार जब वो वापस जाएगा तो फिर से वापस आएगा ही। लेकिन गोरी के वापस आने से पहले यहां दिल्ली में कुछ स्थितियां बदल चुकी थी। दिल्ली की स्थिति ये हो चुकी थी, यहां पर भी क्षेत्र विस्तार को लेकर के आपस में अब रंजिश बढ़ चुका था जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कुछ इतिहासकार इस बात पर दावा प्रस्तुत करते हैं कि जयचंद्र ने जो है साथ दिया था मोहम्मद गोरी का। हम पूरे दावे के साथ ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन आप इस बात को मान भी सकते हो। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि जयचंद्र ने गोरी का साथ दिया था। कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है इसका डायरेक्ट, तो आपके नोट्स में आप देखोगे ऐसी बातें वहां पर नहीं लिखी हुई है, ब्रैकेट में डालकर कहीं पर डाला गया, ठीक है। तो आप समझो कि गोरी, और वैसे गोरी को जयचंद्र की मदद की जरूरत है भी नहीं, वो वहां से आक्रमण कर पूरे प्लानिंग के साथ आएगा। 1,20,000 की सेना तैयार की उसने, 1,20,000 की सेना तैयार की, जिसमें 800 तो सिर्फ घुड़सवार थे, हाथियों की संख्या, तीरंदाज की संख्या, वो भयानक बड़ी संख्या लेकर के गोरी फिर से निकला गजनी से। और गोरी जो है इस बार पूरे जोर शोर से आक्रमण करेगा, कहां? दिल्ली के ऊपर। और युद्ध होने वाला है 1192 में, एक साल बाद ही, जिसे हम कहते हैं क्या? तराइन का द्वितीय युद्ध। चलो ऊपर प्रथम है तो इधर द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होगा, किसके किसके बीच होने वाला है? फिर से गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जीतेगा कौन? पराजित कौन होने वाला है? पृथ्वीराज चौहान। अब बात ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान यहां पर बहुत लापरवाही से थे, मतलब वो जीत का जश्न मना रहे हैं और अचानक से आया 1,20,000 की सेना लगाकर पराजित कर दिया, ऐसी बात नहीं है। जिस समय गोरी प्लान करना चालू किया, वो सेना एकत्रित करना चालू किया और आक्रमण करने के लिए वो आगे बढ़ा, पृथ्वीराज चौहान को भनक लग गई थी। पृथ्वीराज चौहान ने भी आसपास के राजाओं से मदद मांगी, मदद मिला भी, जयचंद्र को छोड़ के बाकी सब ने मदद किया था। और इनकी सेना यहाँ पर जो हिंदू शाही राजवंश है, जो यहाँ पर जो अजमेर इत्यादि क्षेत्र के जितने भी राजपूताना है, इन सबको मिलाकर के 3 लाख की सेना थी, छोटी मोटी सेना नहीं थी। उधर 1,20,000 की सेना आ रही है, इधर 3 लाख की सेना है। लेकिन पराजित कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और जीत गया कौन? गोरी। गोरी जीत गया। युद्ध की समाप्ति हुई, और युद्ध की समाप्ति के बाद पृथ्वीराज चौहान को सजा के तौर पर वापस भेज दिया जाता है अजमेर।
और अजमेर के क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान को छोटा सा एक क्षेत्र दे करके वहीं का एक प्रकार से छोटा सा शासक समझो, या अपने अंतर्गत एक दास जैसा व्यवहार समझो, या समझो जमींदार, जो भी शब्द आपको सोचना है, वहां पर एक छोटा सा शासक बना करके अजमेर के क्षेत्र में उसको रखा जाता है। लेकिन बाद में फिर से यह सूचना मिलती है इतिहासकारों के अनुसार कि मोहम्मद गोरी को यह सूचना मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर में जाकर के फिर से षड्यंत्र चालू कर रहा है। षड्यंत्र मतलब सेना का इकट्ठा कर रहा है और दिल्ली में आक्रमण करने वाला है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए बाद में गोरी ने क्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी। पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई और पृथ्वीराज चौहान का बेटा वहां से भाग गया। बाद में पृथ्वीराज चौहान का बेटा फिर से राजस्थान के क्षेत्र में एक क्षेत्र में जाकर के चौहान वंश की दोबारा से वो नींव रखेगा और ये चौहान वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए वह जो चौहान वंश है वो एक शक्तिहीन वंश होगा। चौहान वंश का जो प्रमुख शासक है उसका अब हो चुका है अंत। यह है क्या, तराइन के युद्ध के डिटेल। पहला युद्ध दोनों लड़े गए हैं पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच। पहले युद्ध में कौन जीता, कब हुआ था ये युद्ध, 1100। दूसरे युद्ध में कौन जीता, कब हुआ युद्ध, तराइन के दोनों युद्ध समझ में आ गए आपको। लेकिन इस युद्ध को लेकर के बाद में एक जो है साहित्यकार आते हैं जिन्होंने रचना की पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो एक बढ़िया एकदम रोमांस और रोमांच से भरा हुआ कहानी लिखा। अब वो कहानी भी मैं आपको सुना देता हूं ताकि आपको भविष्य में जो है किसी और किताब को पढ़ करके दिक्कत ना हो। अकॉर्डिंग टू चंद्रबरदाई, अभी तक जो मैं बताया इतिहास के मद्देनजर चीजों को बताया, अब चंद्रबरदाई के नजरिए से सुनो हुआ क्या था। चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तो था बड़ा जबरदस्त शासक, बेहतरीन। अब इस समय जैसा कि मैं कल भी आप लोग को बताया था, चाहे वो अमीर खुसरो हो चाहे चंद्रबरदाई हो, ये लोग अपने शासक को खुश करने के लिए किसी भी प्रकार की बात लिख सकते थे भाई, किसी भी प्रकार की बातें लिखते थे। तो चंद्रबरदाई ने भी ऐसा ही कुछ लिखा था। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान का प्रेम संबंध था जयचंद्र की बेटी संयोगिता के साथ। चंद्रबरदाई के अनुसार जयचंद्र की एक पुत्री है, बढ़िया सुंदर कन्या, नाम है उनका संयोगिता। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का प्रेम संबंध, और इसीलिए जयचंद्र जलता था किससे, पृथ्वीराज चौहान से। एक तो राजनीतिक कारण अलग है और दूसरा उसकी बेटी खुद भाग के शादी करना चाह रही, किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। जैसे ही 1191 में तराइन के पहले युद्ध में गोरी को पराजित करता है पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद वो आक्रमण करता है किसकी तरफ, जयचंद्र की तरफ, और उसकी बेटी को उठा करके लेकर के जाता है और उससे विवाह करता है। इस युद्ध में कन्नौज में आक्रमण उसने किया और इस युद्ध में, जयचंद्र के साथ हुए इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सेनापति की मृत्यु हो जाती है। प्रमुख सेनापति की मृत्यु हो जाती है, ऊपर से जयचंद्र के साथ दुश्मनी हो जाती है और वो संयोगिता के साथ कर लेता है विवाह। विवाह के कुछ दिनों उपरांत ही क्या होता है, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध। और इस युद्ध में चूंकि जयचंद्र खफा है किससे, पृथ्वीराज चौहान से, इसलिए जयचंद्र ने क्या किया, मोहम्मद गोरी का साथ दिया और नतीजा आपके सामने है कि इस बार पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है, पराजित। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, ये तो रोमांस था, अब रोमांच सुनो। रोमांस हो, इतना ही रोमांस दे पाऊंगा भाई, इससे ज्यादा थोड़ी, ठीक है चलता था लवी डवी और क्या है। अब शादी वादी हो गया, सब ठीक ठाक है। अभी जो है पृथ्वीराज चौहान जैसे पराजित होता है तो मोहम्मद गोरी, यहां पर एक कहानी वो बनाते हैं कि मोहम्मद गोरी बहुत प्रभावित था पृथ्वीराज चौहान के धनुर्विद्या से, और पृथ्वीराज चौहान को आती थी क्या, शब्द भेदी बाढ़। समझते हो शब्द भेदी बाढ़, वही जो दशरथ को आता था। दशरथ श्रवण कुमार, पानी लोटा निपटा, समझ में आया, माता पिता को लेकर के जा रहे थे, ठीक, श्राप मिल जाता है वाली कहानी। तो शब्दभेदी बाढ़ आता है किनको, पृथ्वीराज चौहान को। और इस कला का प्रदर्शन चल रहा है रंगमंच पे, अलग अलग, वो घंटियां लगी हुई हो, एक सैनिक घंटी था, वो घंटी की आवाज सुनकर पृथ्वीराज चौहान जो है वो घंटी की ओर तीर मारते थे, वह बढ़िया सटीक तीर लगते जाता था।
अब बढ़िया ऐसा एक बढ़िया रंगमंच जमा हुआ है और उसमें बैठा हुआ है कौन? सुल्तान मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी उसकी इस कला को देख करके इतना क्या है खुश हो जाते हैं कि एक बार तो उछल पड़ते हैं, अरे वाह, ताली बजा बजा करके चिल्लाने लग जाता है, वाह पृथ्वीराज वाह, शाबाश। अब पृथ्वीराज चौहान शब्द पे बाढ़ जानते हैं, तान देते हैं किसकी तरफ? मोहम्मद गोरी की तरफ। अब वो जहां ताने हैं, चंद्रबरदाई लिखते हैं कि तब मेरी भी एक मदद रही। क्या? इधर मैंने बताया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। मैंने ऐसे कहा और एकदम बढ़िया सटीक निशाना लगाया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। मोहम्मद गोरी गिर गया नीचे, हो गया सारा कुछ तबाह। अब युद्ध का परिणाम क्या निकला? देखो इसी बात को लेकर के एक इतिहासकार लिखते हैं कि हाँ पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा बाढ़ बाढ़ चलाया था, लेकिन वो गोरी के कान के बगल से निकल गया, गोरी नहीं मरा, पृथ्वीराज चौहान को बाद में मार दिया गया, ऐसा एक इतिहासकार ने मोल्ड किया। कुछ बताते हैं कि भाई गोरी उसी दिन मर गया, ये कहानी है, लेकिन ध्यान रखना ये साहित्यिक कहानी है, क्योंकि इसको अगर आप इतिहास में जोड़ के देखोगे तो आगे मैं युद्ध ही नहीं करा पाऊंगा। अभी मुझे चंदावर का युद्ध कराना है, अभी खोखोरों के साथ युद्ध करवाना है, तो वो सब तो हो नहीं पाएगा। तो फिलहाल कहानी क्या थी वो मैंने बता दिया। अब आ जाओ फिर से इतिहास में। तो ऐतिहासिक घटना क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है अंततः अजमेर के क्षेत्र में भेजे जाते हैं, लेकिन वहां से फिर जो है उनकी हत्या कर दी जाती है, साजिश कर रहे हैं ऐसा करके। ठीक है, ये सारी कहानी की बात हुई। अब देखो ये गोरी जो है इस क्षेत्र को तो प्राप्त कर लिया इसने, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका हो गया? अब गोरी का हो गया। ये ऐसा धीरे धीरे गोरी जो है अन्य राजाओं को, अन्य शासकों को भी पराजित करते जाता है और वो इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाते जा रहा है। मोहम्मद गोरी के इस अभियान में, जिसका वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद है या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम आप कहेंगे, इसके इस अभियान में इसके 3 सेनापतियों का प्रमुख रोल रहा है। एक का नाम है कुबाचा, एक का नाम है ऐबक और एक का नाम है खिलजी। क्या नाम है? खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी और एक कुबाचा, ये 3 इसके सेनापति हैं। 3 नाम एकदम ध्यान से देख लो। कुबाचा जो है ये गजनी इत्यादि के क्षेत्र में ही रहा, ये इधरी के क्षेत्र में रहा, इसलिए इसका नाम भारतीय इतिहास में कम आता है। कुबाचा इधरी है। ऐबक और खिलजी जो है इसके साथ आए हैं। एक तरफ 1194 में इस क्षेत्र में जो है 1194 में ऐबक जो है पूरे लगभग राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों को जीत जाता है, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों को जीत जाता है। और 1194 के दौरान ही, इस समय के दौरान ही ऐबक जो है यहां पर एक काम करता है। क्या? यहां पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम, और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2 नाम से यहां पर ये बनवाता है मस्जिद। क्या बनवाता है यहां पर? ये मस्जिद। ये राजस्थान के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि आगे चल के हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, वहां पर ऐबक का नाम अब ज्यादा बड़े रूप में आने वाला है। दिल्ली सल्तनत के दौरान में ये फैक्ट आपको दोबारा याद कराऊंगा, लेकिन याद रखिएगा ऐबक सुल्तान बनने से पूर्व ही एज अ सेनापति जब वो युद्ध लड़ रहा है 1194 में, तो उसी दौरान 95-96 के दौरान उसने इन जो है मस्जिदों का निर्माण करवाया था। कहां? राजस्थान में। किसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इनका उसने निर्माण करवाया था। एक तरफ ये काम कर रहा है। अब ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज बताता हूं मैं तुमको। अब चूंकि हमको क्या है बहुत ज्यादा थोड़ा सा पॉजिटिव वे में हमको अप्रोच करना है, इतिहास के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा शांत प्रवृत्ति को अपनाते हुए हमको इसी तरीके की पढ़ाई करनी है। मैं सीधे सीधे आपको यही याद करवाता हूं कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। लेकिन सत्य एक और भी बात है, यहां पर स्थित जैन मंदिर को तोड़ करके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाया गया था और एक संस्कृत महाविद्यालय को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। संस्कृत महाविद्यालय, अब कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूं, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुछ इतिहासकार बड़े बड़े अक्षरों में इसको उल्लेखित करते हैं क्या कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन में इस मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया था, बड़ा भव्य मस्जिद है। मेरे मन में एक विचार आता है
कि भाई साहब संस्कृत महाविद्यालय का नेम प्लेट चेंज करके 2.5 दिन का झोपड़ा रखने में तुमको 2.5 दिन क्यों लग गए? मतलब 1 घंटे में भी शायद वो काम हो सकता था। तो अब इस प्रकार के विचार कभी कभी आ जाते हैं मेरे मन में। खैर ठीक है, मेहनत किए होंगे वो लोग, 2-4 कमरे को तोड़े भी होंगे, ऐसा हो सकता है, संभावना है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, संस्कृत महाविद्यालय था ये पहले, अब है 2.5 दिन का झोपड़ा। पहले था जैन मंदिर, अब है क्या? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये जो है इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते ऐसी बातें आप ना बोले, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आपको खाली फैक्ट से मतलब है, अपने नंबर से मतलब है। ठीक है, ज्यादा हम लोग वो लड़ाई झगड़ा वाली बातें नहीं करते। एक तरफ ये ऐबक ऐसा काम कर रहा है, दूसरी तरफ इस्लाम को जो है लेकर के आगे बढ़ रहा है इधर में कौन? खिलजी। इधर कौन आगे बढ़ रहा है भाई? खिलजी। यहां राजस्थान के क्षेत्र में कौन है? ऐबक। खिलजी यहां पर है, और खिलजी इधर भी कम कांड नहीं कर रहा है। ये भी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला वगैरह को तोड़ते हुए ये आगे बढ़ रहा है। ये जो है यहां पर बंगाल बिहार के क्षेत्र को जीतते हुए ये संपूर्ण क्षेत्र अब बन चुका है क्या? देखो यहां से यहां तक बन चुका है, ये बन रहा है तुर्कों के आक्रमण का क्षेत्र। अब इसको हम लोग कहेंगे क्या? गजनी का, सॉरी, गौरी का क्षेत्र, गोरी का क्षेत्र ये हो चुका है। खिलजी बंगाल बिहार के क्षेत्र को जीत रहा है, राजस्थान के क्षेत्र को जीत रहा है ऐबक। और इसी दौरान हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण युद्ध, नाम है 1194 ईस्वी का, जिसका नाम क्या है? चंदावर का युद्ध। क्या नाम है इसका? चंदावर का युद्ध। अब देखो ये जयचंद्र ने साथ दिया था या नहीं दिया था पता नहीं, लेकिन गोरी और जयचंद्र के बीच हुए इस युद्ध में जयचंद्र को बुरी तरह पराजित करके उसकी हत्या कर देता है कौन? गोरी। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया। और 1194 में पराजित करने के बाद किसी कारणवश इधर गोर क्षेत्र में भी और लोगों का आक्रमण हुआ था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद गोरी वापस जाता है, लेकिन उसके दोनों सेनापति हम जैसा कि देख रहे हैं यहां पर मौजूद है। इधर में ऐबक है, इधर में खिलजी है, कुबाचा इधर ही है। मोहम्मद गोरी जो है वापस जाता है गोर क्षेत्र में, बढ़िया यहां पर शासन, जो अव्यवस्था अराजकता फैली हुई थी उसको स्टेबल करता है। और वो 1205 में वापस फिर आ जाता है। फिर कब वापस आ गया वो? ये 1205 में वापस आता है, और 1205 में आकर के वो युद्ध लड़ता है खोखरों के खिलाफ। खोखरों के खिलाफ में ये युद्ध लड़ता है और खोखरों को करता है पराजित। खोखरों को पराजित करता है, यहां पर बढ़िया खिलजी से, ऐबक से मुलाकात करता है और खोखरों को पराजित करके यहां से वापस जाने लगता है 1205 में ही। जब ये वापस जा रहा होता है 1205 में, यहां से जब ये वापस जा रहा होता है कब? 1205 में, तो रास्ते में ही कहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती है। शायद वो खोखर ही थे या कोई अन्य जाति रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, मोहम्मद गोरी इस क्षेत्र में इतने लोग को पराजित किया था, इतने दुश्मन पाल रखे थे कि जब ये वापस जा रहा था तो मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती रास्ते में। बाद में उसको गोर क्षेत्र ले जा करके वहीं जो है दफनाया जाता है। तो ये तो चला गया वापस, गजनी क्षेत्र चला तो गया वापस, लेकिन मोहम्मद गोरी की कोई संतान है नहीं। अब ये गजनी का सुल्तान था जिसकी कोई संतान नहीं है, लेकिन है 3 सेनापति। कितने सेनापति? 2 स्थितियां हैं, या तो ये आपस में शांति समझौता करेंगे, या तो ये तीनों आपस में फिर लड़ेंगे। क्योंकि भाई अब क्षेत्र छोटा मोटा नहीं है, क्षेत्र यहां से यहां तक का है, और एक लगभग विभाजन, कार्य क्षेत्र का विभाजन लगभग जो दिख रहा है हमको कि कुबाचा यहां है गजनी में, इस क्षेत्र में कौन है? ऐबक, और इधर कौन है? खिलजी। इन तीनों ने मिल बैठ करके आपस में बढ़िया सा ये डिवीजन बना लिया और बता दिया कि भाई साहब कुबाचा तुम इधर ही पड़े रहो। लाहौर को राजधानी बनाया किसने? ऐबक ने। और यहां से शासन आरंभ किया किसने? ऐबक ने। और इधर बंगाल बिहार का क्षेत्र हो गया किसका? खिलजी का। यहीं से बंगाल बिहार को क्षेत्र को नहीं, हम दिल्ली के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यहीं से अब हम पढ़ना चालू करेंगे। यह जो क्षेत्र बनने वाला है, लाहौर बनेगी राजधानी, और यह क्षेत्र अब कहलाने वाला है दिल्ली सल्तनत। क्या कहलाने वाला है ये? दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना की कहानी है।
आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपको इसी बात तक लेकर के जाना था कि आखिर क्या कुछ घटनाएं घटित हुई थी भारत में इस काल में 12वीं सदी में, जिसके कारण धीरे से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। एक क्या है, कम जनसंख्या वाले मुस्लिम लोग किस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू वर्ग के लोगों के ऊपर कैसे शासन आरंभ किए। इसमें कहीं से लेकर कहीं तक कोई धार्मिक युद्ध आपको नजर आया? पूर्ण रूप से यह एक राजनीतिक लड़ाई है। धर्म संस्कृति जमीनी स्तर पर अलग चल रहा है, व्यापार वाणिज्य अलग चल रहा है। और ये पूरी की पूरी युद्ध में आप देखते हो, यदि पृथ्वीराज चौहान दोबारा जीत गया होता, यदि पृथ्वीराज चौहान पहली बार की विजय में ही मोहम्मद गोरी की हत्या कर दिया होता, तो आज भारत की कहानी कुछ और होती, हाँ कि ना? लेकिन उसने दया का भाव दिखाया और दूसरे युद्ध में पराजित हुआ, कहानी बदल गई। इसलिए इस प्रकार की कहानी हम देख रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का इतिहास हम देख पा रहे हैं। ठीक है बात? तो 1205 में मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद, उसके मृत्यु के बाद इन तीनों में बंटवारा हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में यहां लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हुए अपनी यहां पर ताजपोशी कराई। लेकिन एक बात याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, उसने अपने आप को सिपाह सालार ही कहा। क्या कहा उसने अपने आप को? सिपाह सालार ही कहा था। वो कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया है और लाहौर से शासन किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की स्थापना की, उस वंश का नाम लिया जाता है गुलाम वंश। क्या कहते हैं हम लोग? गुलाम वंश, या इसको मामलुक कह देना ज्यादा उचित होगा। गुलाम वंश कहो या मामलुक वंश कहो। अब गुलाम और मामलुक में क्या अंतर है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करूंगा। गुलाम वंश की स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा हुआ आराम शाह, अत्यंत नालायक किस्म का शासक था और नालायकों को इतिहास में दर्जा नहीं दिया जाता है। इसका दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद का नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश लायक राजा है, लायक शासक है और इसलिए इल्तुतमिश आराम शाह को गद्दी से हटा करके खुद गद्दी पर बैठता है। और इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठेगा तो वो सुल्तान की उपाधि भी लेगा और वो राजधानी बनाएगा किसको? दिल्ली को। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली को राजधानी बनाता है और आगे चल के 1206 से लेकर के आगे ये इतिहास 1526 तक चलने वाली है, जब तक कि बाबर ना आ जाए तब तक हम लोग अब इसी के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। इस दिल्ली सल्तनत में हम लोग पहले गुलाम वंश, फिर पढ़ेंगे क्या? खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और लोदी। लोदी वंश में आएगा इब्राहिम लोदी, जिसको 1526 में पराजित करेगा कौन? बाबर। तो जब तक कि ये परिवर्तन नहीं आ जाता तब तक अब हम चिपक जाएंगे कहां? दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत कैसे फैलेगा, कैसे फिर सिकुड़ जाएगा, ये पूरी कहानी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से चालू करने वाले हैं। ठीक है बात? यहां पर ध्यान रखना, चूंकि दिल्ली सल्तनत का नींव रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। भले उसकी राजधानी लाहौर थी, लेकिन लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था इल्तुतमिश ने राजधानी, सुल्तान की उपाधि ली थी और भी ऐसे बहुत सारे उसने कारनामे किए थे, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को। किसे कहा जाता है? ठीक है बात? ये सारे एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं, इनको अब आपको जाकर घर में थोड़ा सा रीड करना, जो पीडीएफ आपको भेजा गया है उसको थोड़ा रीड करना, पढ़ना। हो सकता है वहां पर आपको एक दो नए फैक्ट मिले। ठीक है? जैसे एक चीज मुझे ध्यान आ रहा है, ये तराइन के द्वितीय युद्ध में, युद्ध के तुरंत पश्चात गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं की थी, इस बात का एक प्रमाण है। प्रमाण क्या है? अजमेर क्षेत्र में जरूर पृथ्वीराज चौहान कुछ दिन तक शासन किया था, क्योंकि कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ श्री मोहम्मद बिन साम ऐसा लिखा हुआ मिलता है। हाँ, श्री, अब लिखा, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, लिखा हुआ मिलता है मतलब। तो ये जो नाम हमको देखने मिल रहा है एक साथ, ये जो है दर्शाता है कि हाँ भाई यहां पर किसी प्रकार से इसके अधीन ये शासन किया था। और मोहम्मद गोरी के सिक्कों की एक और खास बात, ये पहला मुसलमान है जिसके सिक्कों में लक्ष्मी और नंदी की आकृति मिलेगी। माता लक्ष्मी और नंदी की आकृति जो है मोहम्मद गोरी के सिक्कों में आकृति प्राप्त हुई है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट, या आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक उठा करके सॉल्व करते रहो, जो भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे वहां पर कुछ नए प्रश्न आते हैं,
तो आप बिल्कुल उनको ढूंढो, सॉल्व करते रहो, ठीक है। और अब ये चैप्टर हो चुका है चूंकि क्लोज, तो डेट डिसाइड करते हैं कि इसका टेस्ट कब होगा। चलो बताओ जल्दी से। संडे कौन सा टेस्ट है? कंप्लीट प्राचीन वाला। अच्छा, आज कौन सा टेस्ट हुआ है आप लोग का? तो अभी एक और टेस्ट बाकी है जो शुक्रवार को होगा। शुक्रवार की गुरुवार? शुक्रवार। उसके बाद संडे को होगा कंप्लीट वाला, तो उसके बाद ही दिलाओगे इसका टेस्ट? फिर मंडे को रखते हैं इसका, ट्यूसडे। चलो ठीक है, ट्यूसडे, ठीक है, चलिए, ठीक।